हेलो फ्रेंड्स, मैं जय पाठक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल विद जय में। आज हम इस वीडियो में पेपर 2 जो कि है बिजनेस लॉज एंड कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग सीए फाउंडेशन के वेटेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि आपके पेपर 2 बिजनेस लॉ कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग के 2 सेक्शन हैं। सेक्शन ए दैट इज़ बिजनेस लॉ एंड सेक्शन बी जिसमें बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है। तो बिज़नेस लॉ आता है आपका 60 मार्क्स का एंड जो कि सेक्शन ए में दिया होता है पेपर में, एंड सेक्शन बी बिज़नेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वो आता है आपका 40 मार्क्स का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले मैं आपको सेक्शन ए के वेटेज के बारे में बताऊंगा जो कि 60 मार्क्स का आता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैंने इस पूरे चैप्टर्स को 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। मतलब कि एक चैप्टर पहला सेक्शन, दूसरा चैप्टर सेकंड सेक्शन, तीसरा चैप्टर थर्ड सेक्शन, फोर्थ चैप्टर फोर्थ सेक्शन, फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ सेक्शन। आपको मैं बता दूं कि हर चैप्टर्स में यूनिट दी हुई हैं। जैसे कि अब पहले चैप्टर की बात करें तो इसमें अपन की टोटल 6 यूनिट्स दी गई हैं, जिसमें पहले यूनिट में आपको दिया गया है फर्स्ट चैप्टर जो कि है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहली यूनिट है। इसमें आपको बताया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एक्सेप्टेंस क्या है, ऑफ़र क्या है, ये सब। फिर सेकंड यूनिट में आपको बताया जाता है कि कंसिडरेशन क्या है, यानी कि एक्सचेंज। आप जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को अपने आप ऑटोमेटिकली समझेंगे। फिर थर्ड यूनिट में अदर एसेंशियल एलिमेंट लाइक कि कॉन्ट्रैक्ट कब लीगल होगा, कब इलीगल हो जाएगा, ऐसा। फिर यूनिट 4 में आपको बताया गया है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि परफॉर्मेंस कैसा होगा कॉन्ट्रैक्ट का, बोथ दी पार्टी द्वारा या फिर एक पार्टी के द्वारा, ऐसा। फिर यूनिट 5 में आपको बताया गया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच यानी कि तोड़ा, अगर तोड़ा है तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं। यानी कि अगर मान के चलिए आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था और अदर पार्टी ने आपके साथ चीट किया है, तो आपके लिए क्या रेमेडीज़ यानी क्या उपाय अवेलेबल हैं, क्या आप उससे डैमेज क्लेम कर सकते हैं, ये सब आपको यूनिट 5 में बताया गया है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। लास्ट यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 6, जिसमें आपको कंटिंजेंट एंड क्वैशी कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है। कंटिंजेंट एंड क्वैशी कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, इसमें ज़्यादातर डिफरेंस आने की संभावना रहती है और क्वेश्चन में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक केस स्टडी भी आ सकती है, तो इसे आप प्लीज़ पढ़ के जाएं। अब लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो 6 यूनिट हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का वेटेज 25 to 35% है, इसी चैप्टर से आता है। यानी कि इन्हीं जो 6 यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया इसी में से। देन सेकेंड यूनिट आपकी आती है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस एक्ट में आपको ये बताया गया है सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बायर एंड सेलर के बीच, उनमें क्या क्या सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकते हैं, उनके बारे में आपको इस एक्ट के बारे में बताया गया है। इसकी टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। फिर कंडीशन एंड वारंटी, ये आपकी दूसरी यूनिट है कि मतलब कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है, ये आपको दूसरी यूनिट में बताया जाता है। फिर थर्ड यूनिट में आपको क्या बताया जाएगा इसमें कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स कब होती है, कैसे होती है, नहीं होती है तो फिर क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं। और चौथी और लास्ट यूनिट है आपकी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अनपेड सेलर, यानी कि मान के चलिए अनपेड सेलर आपको समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझाऊंगा, यदि मैंने आपको 50,000 का गुड्स बेचा है ना, और आपने मेरे को चेक दिया है 50,000 रुपीज़ का, और मैं चेक लेके बैंक में जाता हूँ बट चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो जिस दिन चेक डिसऑनर हो गया उस दिन मैं अनपेड सेलर बन गया। तो अनपेड सेलर की इस यूनिट में पर्टिकुलर कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे अगेंस्ट द गुड्स पे क्या राइट है अनपेड सेलर के, क्योंकि आफ्टर ऑल उसको तो पैसा चाहिए, क्योंकि आपने गुड्स उससे लिया है, उसने आपको बेचा है, ऐसा। इसके बाद अपन की आती है थर्ड यूनिट द इंडियन पार्टनर चैप्टर 3 आता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका वेटेज है 20% to 25%, इस चैप्टर से आता है। इसकी भी 3 यूनिट्स हैं, जिसमें पहले यूनिट में आपको बताया गया है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। देखिए जहाँ तक 12th में आपके पास इस चैप्टर का बेस है ना, तो उतनी प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में जाएगी नहीं, बट फिर भी आपको प्रोविजंस वगैरह बताया जाएगा
ये तो आप जानते होंगे, 12th में आपको पढ़ाया गया होगा कि मान के चलिए कि लोन दिया है किसी पार्टनर ने फर्म को, तो उस पर 6% अपन इंटरेस्ट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसका रीज़न ये है कि द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये मेंशन है कि अगर पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट साइलेंट है अबाउट कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह देना है, तो 6% कंसीडर किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में। तो चलिए आइए इसमें मतलब कि इस चैप्टर में टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आपको यूनिट 1 में एसेंशियल एलिमेंट बताया जाएगा और पार्टनर्स के टाइप्स बताए जाएंगे, एक्शनेबल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, ऐसा। फिर यूनिट 2 में आपको रिलेशन ऑफ पार्टनर बताया जाएगा, यानी कि पार्टनर का फर्म से क्या रिलेशन है, जैसे कि और क्या माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप में, अगर हो सकता है तो कितना, किस लिमिट तक एडमिट हो सकता है, और क्या शेयर जो पार्टनरशिप का वो ट्रांसफरेबल है किसी को या नहीं, ये सब आपको यूनिट 2 में बताया जाएगा। देन आती है इस चैप्टर की लास्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 3, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बताया गया है। इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और डिसोल्यूशन कैसे होता है, और लास्ट में जब डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो किस तरह से सेटलमेंट होता है अकाउंट्स का, यानी कि मान के चलिए फर्म और पार्टनर्स हैं तो पहले किसकी लाइबिलिटी सॉल्व की जाएंगी, फर्म की या पार्टनर्स की, ये सब आप यूनिट 3 में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का वेटेज है आपका 20 to 25%। देन है 4th चैप्टर आपका द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये चैप्टर बहुत कम वेटेज रखता है, 5 to 10%। इसमें द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के में ये बताया गया है। पहले आप ये समझिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था तो उसमें ये प्रॉब्लम आ गई कि जो पार्टनरशिप होते थे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। तो अनलिमिटेड मतलब कैसे, मान के चलिए फर्म की लाइबिलिटी थी 50,000 रुपये और पार्टनर्स की टोटल एसेट थी 40,000 रुपीज़। देन क्या होता था कि पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते थे, तो उन्हें अपने मतलब खुद और ज़्यादा अपने से पैसा लगाना होता था, तो उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। इस चीज़ को देखते हुए द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 आया, यानी कि जो फर्म की लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। इसका मतलब जो पार्टनर्स मान के चलिए 50,000 फर्म की लायबिलिटी है और 40,000 पार्टनर्स की एसेट है या फर्म की, देन पार्टनर्स जाके उस चीज़ को मतलब कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, फिर उसमें उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इसलिए द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को इंट्रोड्यूस किया गया है। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में आप पढ़ेंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, विशल ब्लोअर क्या है, ये सब चीज़ें आप इस द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ेंगे, जिसका वेटेज 5 to 10% है। देन आता है द कंपनीज़ एक्ट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शेयर फाउंडेशन में 22 वाले स्टूडेंट के लिए। इस बेस पे कई केस स्टडीज़ भी आते हैं। ये चैप्टर आपका टोटल 15 to 20% वेटेज रखता है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कंपनी क्या होती है, केस स्टडीज़ बताई जाएंगी, कॉर्पोरेट वेल्थ क्या होता है, कॉर्पोरेट वेल्थ कब लेफ्ट होता है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ रूल्स हैं उनको बारे में आपको बताया जाएगा, एक्सेप्शंस के बारे में बताया जाएगा। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द इंडियन, वैसे तो आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, आप सीए स्टूडेंट है तो आप कुछ छोड़ के नहीं जा सकते हैं प्लीज़। तो आप द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका है 25 to 35%, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 20 to 25%, देन 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 20 to 25%, देन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 5 to 10% का वेटेज रखता है 60 मार्क्स में से। इसी प्रकार द कंपनीज एक्ट 2030 भी 15 to 20% वेटेज रखता है आपका 60 मार्क्स का। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक भी करें। थैंक यू।